संविधान सभा कल बताया था, कुछ करा देना आप। संविधान सभा का करा दे रहे हैं, कुछ डाटा है उनका भी देते हैं इसको। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसके बाद रियासतों का था सब ना, कल बताए थे रियासत वाला, इसमें नोट कर लीजिए आप। रियासतों का एकीकरण और कौन कौन सी कमेटियाँ इस पर बनी थी, फिर राज्य बने, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, किन किन आधारों पर राज्य बना था, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना था? ये सब स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गया तुरंत। सिग्नेचर करें, इसको राहुल जी को दे दीजिएगा। चलिए संविधान, अब संविधान सभा का गठन पहला दिन में जब आप लोग पढ़ाया तो बताया था कि संविधान का निर्माण किसकी सर्वोदित किया गया, किसने विचार दिया था? एम.एन. राय, जो ये मार्क्सवादी विचारक है, कम्युनिस्ट। 1934 में उन्होंने अपना विचार दिया था ये संविधान का गठन किया जाए। इसके कुछ दिन बाद जैसे अपना प्रक्रिया हुई तो संविधान सभा का गठन किया गया। और उसी सीक्वेंस में फिर उन्होंने विचार दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और इसके दो सदस्य थे, फ्रेडरिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। और संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसके अस्थायी अध्यक्ष इसलिए चुने गए कि वो उस समय सबसे वयोवृद्ध हुए थे। फिर जब अगली मीटिंग हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर इसकी कई कमेटियां बनी, प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का संरचना। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब को इसीलिए कहा जाता है कि संविधान के निर्माता थे। ऐसा नहीं, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन निर्माता अक्सर क्यों कहते हैं हमको? कि वो जो इसका प्रारूप था, इसका ढांचा जो तैयार किए वो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था कि कैसे कितना अनुच्छेद रहे, कैसे कितना भाग हो। जैसे कोई घर बनता है तो जो नींव का ढांचा होता है कोई बना दिया उसके बाद आसान हो जाता है। अगर अच्छा बना है नींव उसकी तो घर भी अच्छा बनेगा। और नींव ही खराब बन गई कि जैसे कमरे छोटे छोटे हो गए या कोई कमरा बहुत बड़ा हो गया। इस समय जैसे घर बन रहे हैं तो उसमें किचन है, बाथरूम है, सब कुछ रहना चाहिए। उसकी नींव में अगर है तभी आप बना सकते हैं ना। वही प्रारूप होता है, संरचना। इसकी प्रारूप संविधान का तैयार किया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। और इसमें फिर कई कमेटियां बनी, मौलिक अधिकार समिति और समिति, 10-12 कमेटियां, उसको हम नोट कराते थे आपको, ठीक, कि कौन कौन सी कमेटी के कौन अध्यक्ष थे। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 उस दिन अंगीकृत किया गया था, उसे एडॉप्ट किया गया और कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। लेकिन लास्ट जो मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950, उस दिन वही लास्ट मीटिंग थी। ये हुआ कि सब कार्रवाई पूरी हो गई। और संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव जी ये भी बहुत पढ़े लिखे थे, मतलब संविधान सभा में सब लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के बाद इन्हीं का नंबर था, बी.एन. राव की। बी.एन. राव की एक बुक भी आती है, आप लोग पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्स्ट बुक है बी.एन. राव की, बी.एन. शुक्ला की, एम.पी. जैन की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
इसमें हम मेन पॉइंट नोट करा लेते हैं आपको, क्योंकि संविधान सभा जब पहले दिन पढ़ाए थे तब भी कुछ बताए थे हम, और फिर नोट नहीं करवाए थे कमेटियों में। नहीं तो हम वही नोट करवा रहे हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं कि जो कमेटी है उसको हम नोट करवा लेंगे, कितनी कमेटियां थी, कौन उसका अध्यक्ष था, कितने सदस्य थे, तो नोट करिए आप लोग। भारत में संविधान सभा का, ये भी थोड़ा नोट कर लीजिए इसका बैकग्राउंड। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में सर्वप्रथम एमएन राय ने, आपको कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ता होगा, जब विचारक पढ़ेगा ना, एमएन राय का पढ़ना होता है विचार, भारतीय राजनीतिक विचारकों में एमएन राय को पढ़ना होता है। 1934 में एमएन राय ने, हो गया पूरा नाम इनका था मानवेंद्र नाथ था, पूरा नाम हर सबका याद रखिए, बता दिए सबका पूरा नाम नहीं होता है। पहले के एग्जामों में पूरा नाम पूछा जाता था, APJ अब्दुल कलाम साहब का वो पूरा नाम पूछा जाता था। अब के एग्जामों में इस तरह का नहीं होता है, अब ट्रेंड बदला है ना, देखेंगे अब बहुत कम आए, हो सकता है कहीं आ जाए छोटे मोटे एग्जाम में, लेकिन पूरा नाम अब नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। याद रखना चाहिए आप लोगों को, इनका नहीं पूछेगा इतने मुख्यमंत्री, लेकिन जो वर्तमान में कोई है किसी का नाम, जैसे PM साहब का, यही सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? दामोदर दास, नरेंद्र दामोदर दास, पूरा नाम याद रखना चाहिए जो वर्तमान में चल रहा है उसका। हो गया, एमएन राय ने रखा सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में एमएन राय ने रखा। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कांग्रेस 1935 में पहली बार मांगती थी, ठीक। और बता रहे हैं, मेन पॉइंट नोट करवा रहे हैं, आगे नोट करिए। इसके पश्चात सर्वप्रथम 1942 में, इसके पश्चात 1942 में क्रिप्स मिशन लिख देना, क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार किया। संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार किया। संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार किया। परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसे
व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। व्यवहारिक रूप का मतलब कि कोई चीज़ जो अमल में लाई गई, जैसे किसी चीज़ को केवल बात होती रहे सैद्धांतिक रूप से ये करना चाहिए लेकिन कुछ होता नहीं, लेकिन आप उस पर काम शुरू कर दें तो होता है व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप प्रदान किया, हो गया। और कैबिनेट मिशन में नोट कर लीजिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस लिख रहे हैं। देखिए लॉर्ड शब्द क्यों यूज किया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ लॉर्ड लगा के अगर समझने के आचार्य होते थे उनको लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है कि कौन कौन सदस्य है। और लास्ट में एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य। एक स्टेटमेंट, ऑस्टिन का एक स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के बारे में, इसकी संविधान सभा के बारे में क्या पूछता था, इसको नोट कर लीजिए। ऑस्टिन का आप लोग नाम सुने होंगे। ऑस्टिन ऐसा विचारक है जिसका राजनीति शास्त्र में भी पढ़ना पड़ता है और लॉ पढ़ेंगे जब विधि शास्त्री था वो ज्यूरिस्ट, तब भी इसको पढ़ना पड़ता है। यही इसको पहला विधि शास्त्री माना जाता है कि वैज्ञानिक विधि शास्त्री था। विधि में जैसे ये क्या मानता था कि जो विधि है वही है और इसमें जोड़ा नहीं जा सकता कुछ, और लोग मानते थे कि जैसे इधर उधर की लेकर एक आगे जो लिखा गया है सेम चीज वही है। इसका भारतीय संविधान सभा के बारे में ऑस्टिन का क्या विचार था उसको नोट कर लीजिए। नोट करिए भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री, ब्रिटिश विधि शास्त्री ऑस्टिन ने कहा कि ऑस्टिन ने कहा कि क्या भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधि शास्त्री ऑस्टिन ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा नोट करिएगा, कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी। हो गया। और कांग्रेस भारत था, कांग्रेस भारत था। इसका कहने क्या तात्पर्य होगा कि उस समय जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी, क्योंकि संविधान सभा में जितने सदस्य थे अधिकतर क्या थे, सब कांग्रेस के सदस्य थे। और कांग्रेस भारत था, उस समय जो था कांग्रेस ही भारत था। आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहा था, जितने भी क्रांतिकारी हुए बड़े बड़े अधिकतर वो कांग्रेस के सदस्य थे या कांग्रेस के कभी कभी अध्यक्ष चुने गए थे। और कांग्रेस के जब कांग्रेस की बैठकें होती थी, अधिवेशन होता था ना, 1885 में उसका गठन हुआ तो उसका अधिवेशन हर साल होता रहता था, उसमें वो सब भाग लेते थे। अब इन तरह के कर्मचारियों को छोड़ दीजिए कि भगत सिंह नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, ये लोग, लेकिन और जो थे जिनका विचार उस तरह से था,
ये सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग उसके कभी कभी सदस्य थे और अध्यक्ष भी चुने गए। महात्मा गांधी एक बार मात्र अध्यक्ष चुने गए, वो भी पूछता कि कब चुने गए थे और कहाँ के दिवस में चुने गए। कांग्रेस में उसका एक पूछता है भारत की पहली महिला अध्यक्ष कब चुनी गई और महिला अध्यक्ष कब चुनी गई। ये सब चीज़ आपको डाटा जो है लुसेंट में सब दिया है, लुसेंट पढ़ेंगे और कोई भी बुक मिलेगा आपको। पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी कांग्रेस की और भारतीय, ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। अब नोट करिए इसमें कि संविधान सभा से महत्वपूर्ण तत्व नोट करवाते रहे, कितने सदस्य थे और कितना संविधान सभा के महत्वपूर्ण तत्व, कुल कितने सदस्य थे 389। लिखिए कुल सदस्य 389, 389। ब्रिटिश प्रांतों से 205, ब्रिटिश प्रांतों से फ्रांस से 292, देसी रियासतों से 93, देसी रियासतों से उनकी संख्या निर्धारित की गई थी ना कि इसमें से कितने कितने रहेंगे, उस 93। वैसे हमें सब पूछता नहीं है, ज़्यादातर क्या पूछता है कितने थे, और ये पूछ लेता है ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, और उसके बाद तो सभी भारतीय ही थे, लेकिन उसमें भारतीय में भी बटे थे। जैसे कमिश्नरी क्षेत्र से 4, कमिश्नरी क्षेत्र से 4, और संप्रदाय के आधार पर भी इसमें बंटवारा हुआ था ना, संप्रदाय के आधार पर भी बंटवारा हुआ था, वो भी नोट करना चाहे कर लीजिए। संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, कि किस किस संप्रदाय से कितने लोग थे। सामान्य 213, सामान्य 213, मुस्लिम 79, 79, सामान्य 213 हो गए और मुस्लिम 79, सिख 4, और कुछ वर्गों में भी इसको जैसे किया गया था। ये कई बार पूछता है कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में, कितनी महिला सदस्य, 15। इसको भी नोट कर लेंगे कि विभिन्न वर्गों का कैसा प्रतिनिधित्व, विभिन्न वर्गों से महिला सदस्य 15, अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति 33। महिला वाला याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है 15। उसका भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई विधानसभा चुनाव हुआ अभी यूपी का ना पिछले साल, इसमें भी पूछ लेता है कितनी महिलाएं चुनी गई, लोकसभा में कितनी महिलाएं। ये तो चेंज होता रहता है 5 साल बाद, लेकिन ये जो संविधान सभा में 15 है, अगर आपको डाटा याद है तो हमेशा रहेगा। अब चुनाव परिणाम में चुनाव परिणाम क्या
अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जनजाति 33। इसका परिणाम, ये परिणाम को हम लोग रहने देते हैं, ठीक। जब चुनाव हुआ था उस समय अब कमेटी नोट करा देते हैं हम लोग को। प्रारूप समिति में नोट करिए, प्रारूप समिति, इसकी डेट भी लिख लीजिए 29 अगस्त, 29 अगस्त, आगे से लिखिएगा, एरो के आगे लिखिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया है। संकल्प पारित करके क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, लेकिन संविधान का निर्माण हो रहा था ना। 9 दिसंबर 1946 से गठन हुआ, तभी से उसकी प्रक्रिया शुरू हुई। संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नाम नोट करा दे कि बोल दे बस। 7 थी, नोट कर लीजिए, इसको इंतजाम करना है तो। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, या तो वही नोट कर लीजिए जो किए हैं। दूसरे हैं एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंकर, बड़ा नाम कठिन है। आज और उम्र से लड़की सब पूरी है तभी हो गया। अगला नोट करिए, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। नाम थोड़ा कठिन है, लिख दे रहा हूं। अगला नोट करिए, हो गया। अल्लादी, ऐसे लिखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अल्लादी लिखे हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सैयद, अगले हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। हो गया। एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव बीएल मित्र के स्थान में चुने गए। उनकी शायद मृत्यु हो गई थी क्या? और लास्ट में डीपी खेतान, 7वां डीपी खेतान, डीपी 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 खेतान। हो गया। अब 26, इसके बाद
प्रारूप समिति का गठन किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 को उसके सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? साइन 284 सदस्य, 389 सदस्य थे, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब साइन हुई तो वहाँ कितने साइन किए थे? 284। सभी उपस्थित नहीं थे। और इसका संविधान प्रक्रिया में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 ये तो पता है। ये इससे संबंधित प्रावधान जो है समाप्त हो गया। ठीक, संविधान सभा से कमेटी ने लिखवा देते हैं। अब इसकी संविधान सभा से जो संबंधित कमेटियां थी वैसे तो कई हैं, लेकिन हम वो मेन जो है लिखवा दे रहे हैं। आप नोट करिए इसको भी। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष ऐसे नोट कर लीजिएगा। दो लाइन बना लीजिए, एक साइड समिति लिख लीजिए, सामने अध्यक्ष। समिति से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। आप लोग कोई बुक रखे होंगे तो उसमें मिलेगी समितियां। हर बुक में पूरी नहीं मिलती है, कुछ में ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन कोई वैसी बुक मिल रही है बीच में जो निकलती है तो आंकड़ा डाटा देता रहता है। जैसे मैं जहाँ से मैटर लिया उसमें है पूरा। इसमें नोट करिए प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। अगला नोट करिए संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक कमेटी और थी, उसके भी अध्यक्ष थे, तो वही प्लस करके लिखना हो तो लिख लीजिए संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। संचालक समिति अगला संघ शक्ति समिति के भी पंडित वाला लेवल है। संचालक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति बहुत की बार बार पूछा जाता है, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, दोनों को एक जगह लिखिए। मूल अधिकार समिति को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन थे अध्यक्ष? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ही में लिख लीजिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए जो याद हो आप लोगों को लगे वो याद करिएगा। इतना समितियाँ सब याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन आएगा तो उसको कर लेंगे, और लिखने को रहेगा तो ठीक हो सकता है। आगे नोट करिए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय
शांति संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली नोट करिए, कार्य संचालन संबंधी समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी अभी और कहीं नाम बोला हमने, प्रारूप समिति के सदस्य, कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। अगला नोट करिए, हो गया, लिख दिए, फिर लिख दे रहे हैं। अगला राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ, कैसे लिखिएगा? राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, रियासत समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया? देखिए, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन थी? उससे भी बड़ी समिति थी। अब कितने सदस्य हमें नहीं पता, इसमें नोट करिए, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्र से अल्पसंख्यक एवं जनजातियों एवं अपवर्जित क्षेत्र। अपवर्जित क्षेत्र क्या होता है? कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सबको कुछ, जैसे संविधान बना तो कुछ जनजाति क्षेत्र हैं, जैसे 6 पढ़ेंगे आप लोग ना सूची, उसके लिए नागालैंड हम बनेंगे अलग से। इसी तरह के कुछ क्षेत्र थे, इनके लिए सलाहकार समिति बनाई गई है। पूरा नोट करिए, अपवर्जित क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति। आप कोष्टक में लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति यही समिति थी। अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, और कोष्टक में आगे लिख लीजिए सबसे बड़ी समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग एक जगह कर लीजिएगा, वैसे हम एक जगह बोल दे रहे हैं, छूट जा रहा है परिचय, तो पढ़ते समय एक ही अगर अपना फिर नोट बनाएंगे आप लोग, प्लस कर करके एक जगह नोट कर लेंगे तो आप लोग सही रहेगा पढ़ने में। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति, एक तो मूल अधिकार की समिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति बनी थी।
समिति से ही कोई और चीज उससे बन जाता है तो उप समिति। उप समिति का काम होता है जब समिति के काम में सहायता करना, वो कुछ कर रही है तो हेल्प करना। जैसे अध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष होता है ना, उसी तरह। प्रिंसिपल का नाम आप लोग सुने हैं ना, प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, यही उप समिति। इसके थे आचार्य अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी से क्वेश्चन और बार बार आता है, तो नोट करिए इसको, हम बता रहे हैं आता है। जैसे पूछता है कि जब भारत आजाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और किसी कृपलानी का नाम आप लोग सुने हैं? सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री की। इनसे शायद इनकी कोई संबंधी थी क्या? वाइफ थी, वाइफ थी ना। जैसे इस तरह से आए तो आपको याद रखना करके, तो इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। आगे नोट करिए, नियम समिति। कितनी समिति आप तैयार करना करिए अपना। नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नोट करिए, संघीय संविधान समिति। ये तो हो चुका है ना, होगा, संघ संविधान समिति बोलेगा, ठीक। और नोट करिए दूसरी समितियां, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित, कोई अपवर्जित लिखे हैं, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र। पुस्तक में लिखिएगा, असम के क्षेत्रों को छोड़कर, असम के क्षेत्रों को छोड़ के अपवर्जित क्षेत्र। जैसे उसमें कुछ अपवर्जित हो और कुछ अपवर्जित ना हो तो आंशिक। आप पुस्तक में लिख लीजिएगा कि असम को छोड़ के संबंधी उप समिति, संबंधी उप समिति। इसकी समिति बनी थी, और बोले थे ना, वहां कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति कौन है? इसके अध्यक्ष हो गया संबंधी उप समिति ए.बी. ठक्कर, ए.बी. ठक्कर। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. ठक्कर। और इसी मामले पे जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक उप समिति है, उप समितियां कम पूछा जाता है, लेकिन कहीं पूछ ले, या तो मेन सोर्स कर रहे तो आप लिखेंगे तो समिति भी लिख ले रहे हैं। ये होगा तब होगा कि स्टूडेंट ज़्यादा जानता है। जैसे कोई नहीं लिख रहा है समिति, आप लिख दीजिए। मान लीजिए आ गया अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से सलाहकार समिति का मतलब टिप्पणी लिखिए। आप 2-4 लाइन लिखेंगे, इस पे इसी उप समिति भी लिख देंगे। किसी भी एक उप समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष ए.बी. ठक्कर थे। और लड़के नहीं लिखेंगे और तो आपको एक नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। एक नंबर का बहुत महत्व होता है। ये हो गया समिति। अभी एक आध समितियाँ छुट्टी है, समिति नहीं है। आवास समिति बोले थे, आवास, इसको भी लिख लीजिए।
पट्टाभी सीतारमैया, इनका नाम सुने कहीं आप? बीस पट्टाभी पट्टाभी, दो बार इसे आधार पड़ेगा सीतारमैया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव रहे थे, इन्हीं को हरा के बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और गांधी जी के समर्थक यही थे, गांधी जी को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उस बार चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते, लेकिन उनके बाद ये फिर बने। अगली बार जब सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव नहीं लड़ा तो ये बने, हो गया सीतारमैया। संविधान सभा के एक और नोट करिए, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, जीबी मालवणकर इसके अध्यक्ष थे, जीबी मालवणकर। जीबी मालवणकर और इनका नाम और कहीं है? लोकसभा अध्यक्ष थे पहले ना। देखिए उस समय जो लोग समितियों में थे वही लोग अक्सर अधिकतर लोग, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई गृह मंत्री बना, जो संविधान सभा समितियों में थे वही लोग बने। गांधी जी किसी समिति में नहीं होंगे, आप लोग देखेंगे ना, उन्होंने कोई पद नहीं लिया। उस समय तो थे ही गांधी जी, उनकी हत्या हुई थी 1948 में ना, और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो 46 में ही, लेकिन उन्होंने कोई पद नहीं लिया। लेकिन वो अपने लोगों को जैसे जिसको चाहते थे रखवाते थे, लेकिन अपने कोई पद नहीं लिया। अगर वो रहते स्वतंत्रता के बाद भी शायद लेते कि न लेते, लेकिन उनके उससे लगता था कि कोई पद नहीं लेते। ये हो गई समितियां सब जो संविधान सभा से संबंधित थी। संविधान बना इसीलिए इतनी समितियां, सबका अपने अपनी समितियां जो थी सब अपने जो उनका कार्य दिया गया था उससे बना के रिपोर्ट दी होंगी, तब संविधान बना होगा। जैसे जैसे कहने में लगता है कि संविधान, इसीलिए कोई बात होती है तो होता है कि देश संविधान से चलेगा। लोग कहते हैं ना कि तानाशाही से नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा। संविधान का मतलब कि नियम कानून से चलेगा। जो लोग बहुत संविधान संविधान चिल्लाते हैं वो कभी संविधान नहीं पढ़ते। अगर संविधान पढ़ लें तो उसको जान जाए इसमें क्या है क्या नहीं है। संविधान क्या कहता है? संविधान की जो शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती है? भारतीय जनता से ही प्राप्त होती है। इसका पढ़ेंगे तो उसमें क्या फला था? भारत के लोग स्रोत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि भारत का संविधान शक्ति कहाँ से पाता है? भारत की जनता से ही पाता है। अब वास्तव में जनता के लिए क्या हो रहा है वो तो बात दूसरी है, लेकिन जो व्यवहार में है, सिद्धांत में है, जनता ही सब कुछ है। हमारे देश के कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी या किसी भी पद का मंत्री हो चाहे कुछ, क्या उनको माना जाता है? वो लोग सेवक हैं, वो हमारे सेवक हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ। एक सेवक होता है वो प्रधान सेवक। ये हो गया समिति। रुक जाइए, देख लेते हैं कि और कोई समिति छूट तो नहीं गई।
नोट कर लीजिए करना हो तो। पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य आते हैं? 7 राज्य हैं जो असम के बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सब पूर्वोत्तर होते हैं। उनको पूर्वांचल भी कहा जाता है और हम लोग अपने क्षेत्र को भी पूर्वांचल कहते हैं, इस क्षेत्र को। लेकिन जब भारत के सेंस में पूर्वांचल यूज किया जाएगा तो 7 राज्य रहेंगे और उत्तर प्रदेश में होता है तो ये सब एरिया आ जाते हैं, इलाहाबाद, सीकर, बनारस, गोरखपुर, ये सब पूर्वांचल है, जिसमें 29 जिले हैं। तो इसमें नोट करिए पूर्वोत्तर सीमांत। सीमांत क्या होता है? वो तो सीमाओं से लगी, वहां सीमा अंत हो रही है। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और जो उधर के एरिया हैं सब अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों वाले। वहाँ किसी किसी राज्य में, मेघालय में, नागालैंड में 90% जनजाति। इसीलिए संविधान में उनके लिए अलग से भी प्रावधान किया गया है। क्योंकि 5-6 पढ़ेंगे तो है जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति। असम के अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई लिख दिए, गोपीनाथ बारदोलाई। ये समितियाँ और ये समाप्त हो गया, ठीक, संविधान सभा से। अगर कुछ छूट रहा हो तो लोग आया तो बताइए। इसी में आपको हल्का सा वो देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित आंकड़े। राष्ट्रीय ध्वज हुआ, राष्ट्रगीत हुआ। भारत की राष्ट्रगीत क्या है? और राष्ट्रगान ये तो पता होगा, तो इसको रख दीजिए। कौन कौन लिखा है सबको लगभग। राष्ट्र ध्वज का लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, राष्ट्र ध्वज में एक लाइन नोट कर लीजिए। कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत के की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप, जो इस समय स्वरूप है, जो इस समय, कई बार राष्ट्रीय ध्वज का वो स्वरूप बदला गया है, लेकिन जो ये चल रहा है इसका मैं नोट कर रहा हूँ। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को, राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में 1905 में फहराया गया था, लेकिन वो ये स्वरूप नहीं था। कराची अधिवेशन में तो 1919 को दूसरा था, जब कराची अधिवेशन था लाहौर में कि 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार झंडा फहराया था। तो पहली बार की बात नहीं, वो पहली बार तो उसमें फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन रखा गया। पहला स्वतंत्रता दिवस मतलब आंतरिक रूप से उसी को माना जाता था।
पढ़िएगा तो समझ के नोट करिएगा। ये है 26 जनवरी के, कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया। एडॉप्ट तो इसको कर लिया गया था 26 नवंबर को ही। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 29 में, उस समय रावी नदी के तट पे माना गया था कि भारत, इन लोगों ने तिरंगा फहरा दिया, ये आज़ाद हो गया, लेकिन वास्तव में आज़ाद नहीं हुआ था, एक विरोध स्वरूप। और उसी दिन को 26 जनवरी को इसीलिए संविधान लागू किया गया। अब एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊँ, शायद 1905 में कराया गया। एग्जैक्ट डेट हमको नहीं याद है कि पहली बार कब कराया गया। अच्छा, 1906 में मैं इस पर नोट किया, हाँ 5-6 वही कंफ्यूजन नोट कर लीजिए। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1906 में, इसीलिए हम कह रहे थे एग्जैक्ट। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में को पारसी बागान चौक कलकत्ता में, पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया। वही कंफ्यूजन था, कलकत्ता बता रहे थे लेकिन 5-6 में। पारसी बागान चौक कलकत्ता में कर दे रहे हैं। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया। तो आप पूछ रहे थे प्रथम बागान नहीं गया ना, 7 अगस्त 1906 और वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को किया गया। इसमें जैसे ये भी है कि द्वितीय बार कब बनाया गया, तो वो तो चलता रहेगा। द्वितीय बार है कि पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ कुछ क्रांतिकारी थे, उन्होंने हराया था पेरिस में। लेकिन प्रथम बार याद करिए और लास्ट का मतलब, अब लास्ट को जो समझ बात नहीं है, जब इसको हम अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में। झंडे का जो वर्तमान स्वरूप है, इस समय झंडे का जो वर्तमान स्वरूप है, इसका क्या अनुपात होना चाहिए? लंबाई चौड़ाई का 3:2। अब झंडे का आप लोग पढ़ेंगे, किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो झंडा को कई बार इसको किया गया। 24 तिल्लियाँ कब शामिल की गई, पहले नहीं थी। हाँ, वो शामिल की गई। फिर उसको नीला कब किया गया, फिर किसने दिया, फिर कुछ बढ़ता घटता गया, लेकिन उतना हमको नहीं जानता। उसको आप लोग पढ़ना होगा, डिटेल पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अब ये समाप्त हो गया संविधान से संबंधित। बैठक का तरह लिखवाए हैं ना, नोट कराए हैं। अभी प्रथम बैठक को बताया ना, नोट करिए उसमें। प्रथम बैठक को बताए हैं, बार बार बता रहे हैं ना। 9 संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। इसको तो मैं पहले दिन लगभग हर दिन बता देता हूँ, इसीलिए मैं आप लोग एक दिन नोट कर लिए हैं तो उसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। हाँ, उसके बाद तो बहुत सी बैठकों हुई, तो उतना कौन याद रखता है। इसे कई बैठक हुई, फिर इसमें बहस होती रही। हो गया 9 दिसंबर 1946। इसको तो मैं रोज बताता हूँ, 2 बार 3 बार।
इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए जिसे याद हो जाना चाहिए। लेकिन ये मत सोचिए कोई चीज़ आपको याद है तो हम नोट न करें, याद उस समय कर लिया करिए, बाद में भूल जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम सुन रहे हैं हमको याद हो गई, कमरे पे ही जाएंगे कुछ दिन बाद फिर भूल जाएगा। ऐसे है कि ध्यान आया कि अरे क्या वहाँ था, तो तुरंत अपना जो भी कापी होगी उसको पलटेंगे वो तुरंत मिल जाएगा। हो गया। इसका कुल सत्र भी नोट करना हो कर लीजिए। कितना कैबिनेट संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र, मतलब कितने बैठकें हुई थी? 11। और एक विशेष सत्र हुआ था, उसको लेके 12। और जो 24 जनवरी को हुआ था वो क्या था? विशेष सत्र ही था। 24 जनवरी 1950 को जो हुई थी मीटिंग, वो विशेष सत्र थी, क्योंकि संविधान सभा को उसके पहले अपनाया जा चुका था संविधान में। रियासत का नोट करा दे कि कल बताए थे, रहने दे। रियासतों का एकीकरण जब भारत आजाद हुआ बताए थे कल ना। इसके बाद क्या कोई क्लास चलेगा क्या? क्या चलिए ठीक है, मैम आगे क्या लगा? चलिए कल से देखते हैं फिर आगे।